नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? एक नया अध्याय नई तरीके से, क्योंकि राजस्थान अध्ययन एक तो बदल भी चुका है, क्योंकि कुछ जीके बदल गया। बदला हुआ जीके भी आपको करवाना जरूर। पहले मैं पार्ट वाइज करवाता था, तो पार्ट वाइज वाला तो मैंने करवा दिया। मैंने सोचा कि अब ऐसा क्या कराए कि आपकी ये जो पशु परिचर है, कोई भी भर्ती हो, क्योंकि राजस्थान अध्ययन से ही प्रश्न पूछा जाता है। तो मैंने एक नया तरीका निकाला। तो वो नया तरीका क्या है, किस तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा ताकि सब कुछ समझ में आ जाए और आपका भी दिमाग एक्टिव होता रहे, क्योंकि ये ही काम की चीज है। राजस्थान अध्ययन तो याद होना ही होना चाहिए, जैसे एनसीईआरटी है वैसे ही राजस्थान अध्ययन है। अच्छा, ये तो ऑफर है। कौन सा चल रहा है? पशु परिचर का नया बेंच है, लाइव बेंच है। आप लेना चाहे ले सकते हैं धुरीना डाउनलोड करके, वरना आप टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करें। ऑफलाइन आके ज्वाइन करो तो आपका स्वागत है, ऑनलाइन भी आप ज्वाइन करो। पशु परिचर या राजस्थान पुलिस की बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज। इसके अंदर मैंने नया तरीका क्या निकाला है, जैसे ये राजस्थान का पहला अध्याय जो था, छठी क्लास शुरू किया, आज छठी क्लास कंप्लीट कराऊंगा। छठी क्लास में राजस्थान एक परिचय है। आप वैसे पढ़ते हो, मैंने पहले वैसे करवाया था। कैसे करवाया था कि पूरा पाठ करवाता था कि ये चीजें दी गई। अब मैंने क्या किया, पूरी छठी क्लास के प्रश्न बना लिए, लाइन वाइज प्रश्न बना लिए, और प्रश्न तरीके से आपको उत्तर बताऊंगा ताकि आपका भी दिमाग साथ में काम करता रहे। पूरी A to Z बनाने, कुछ भी नहीं छोड़ा है। इसलिए समय जरूर लगा, लेकिन मैंने हाथ से अपने सारे प्रश्न बना लिए। ऐसा पहली बार ही करवा रहे, कोई नहीं करवाएगा, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत चाहिए। हर लाइन का प्रश्न बनाना पड़ता है, बने हुए कहीं नहीं है। तो हम शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह श्री गणेश करते हैं, और ये लो जी शुरू करते हैं। पहला चौका, साथ साथ में आप पढ़ते रहो, बस देखते रहो। अगर लंबा लग रहा है आपको तो ऐसा करो, आप डबल स्पीड में देख लो इसी, ताकि आपके भी सही रहे। देखो, एक एक लाइन। सबसे पहली लाइन जो थी कि भारत, विश्व में भारत का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो सबको पता है, बताने की जरूरत ही नहीं है, एशिया। पूरा राजस्थान अध्ययन में दिया है, उतना ही है। उतना बनाने में भी मुझे लगभग 15 दिन लगे, 15-20 दिन लगे। पूरी छुट्टी क्लास पूरी बनाई है। भारत एशिया महाद्वीप के कौन से भाग में स्थित है? ये अच्छा क्वेश्चन है। भारत एशिया के कौन से महाद्वीप में स्थित है? हाँ, एक मिनट, चलो। भारत एशिया के कौन से महाद्वीप में स्थित है? तो सबको पता है कौन सा भाग है, दक्षिणी भाग में स्थित है। ये नॉर्मल क्वेश्चन है, आपको भी आते होंगे, लेकिन आप रिपीट करते रहो, देखते रहो, हिम्मत बनाते रहो, चलते रहो। हाँ, भारत एक संघ है, सबको पता है। 28-8 का संघ है, 28 राज्य और 8 संघ साथी प्रदेश। सीधा सा प्रश्न है। चलो आगे चलते हैं। आप कहोगे तो रिपीट मार दूंगा छठी क्लास का फिर दोबारा, वरना चलता रहेगा, कि लाइट को थोड़ी चली गई। भारत का सबसे बड़ा राज्य व उसकी स्थिति, बहुत इजी क्वेश्चन है। बड़े हम ही हैं क्या? राजस्थान। प्रश्न ये बहुत अच्छा है कि राजस्थान किस दिशा में है? उत्तर पश्चिम, ये ध्यान रखना, क्योंकि ये जब भारत का, आप, क्योंकि मैं समझा नहीं रहा आपको, आपके सब याद है, मैं बस प्रश्न आपको रटा रहा हूं। ये मानो यहां है, तो ये कौन सी दिशा है? उत्तर और पश्चिम, उत्तर पश्चिम, यानी किस दिशा में है? उत्तर पश्चिम। ठीक है। भारत, राजस्थान भारत के कितने प्रतिशत भाग में फैला? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पता नहीं कितनी, पता नहीं कौन सा नशा करता है, इतनी बार ये क्वेश्चन आ गया। रट लेना, 10.41%, 10.41%, 10.41%। वर्तमान राजस्थान का स्वरूप कब अस्तित्व में आया? अरे लो नंबर बता दे तो, 1 नवंबर 1956। राजस्थान की कौन सी सीमा रेखा पाकिस्तान के साथ लगती है तथा उसकी लंबाई कितनी है? अभी तो सीमा अपना आ चुकी है अंदर हैदरकन, लेकिन फिर भी अपन राखने का, राजस्थान की कौन सी सीमा रेखा पाकिस्तान के साथ लगती है? रेड क्लिप रेखा लगती है, रेड क्लिप सारा नाम है वो। 1070 सर मानने भी आवे, लेकिन धीरे धीरे थे, बस रिपीट मार लो, डबल स्पीड में रिपीट मार लो। इससे बाहर प्रश्न नहीं जाएगा, क्योंकि पूरा राजस्थान अध्ययन मैंने कर दिया आपको। राजस्थान की कौन सी सीमा रेखा, अच्छा तो कर दियो। राजस्थान के पड़ोसी राज्य कौन कौन सी? लो इनकी बात है, कोई बता देगा दो। ओ राजस्थान है, ओ यो लो, पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी, गुजरात। 5, पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी, गुजरात, ये तो बस हो गया। राजस्थान के कितने पड़ोसी राज्य? ले अब भी तो बताया कितना पड़ोसी राज्य है? 5। एले 5 गिन लो, पांचों पांचों। राजस्थान कितने, भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार क्या? बहुत अच्छा प्रश्न है ये, बहुत अच्छा प्रश्न है। रटो मार लियो, टावरो रटो मार लियो। 23 डिग्री 03 से 30 डिग्री 12,
आगे लगाना है उत्तरी अक्षांश। इसका पूरा विस्तार वीडियो मैंने पहले बना रखे हैं, अभी सिर्फ मैं आपको रिपीट करा रहा हूं। छठी क्लास जो आप कोई भी राजस्थान का एग्जाम दोगे आपका बेड़ा पार हो जाएगा। बस मेरी शक्ल देखता रहो, मन सुनता रहो, भलाई का नाम लगा के सुनता रहो, अरे भलाई सीधा लगा के सुनता रहो, ठीक है। शक्ल थोड़ी और ढंगी बना दिया ताकि देखने में टाबर बोर नहीं हो। भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार, भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान का देशांतरी हिल है, दोनों ही पूछे बंदे। यानी मैं अच्छा यही राजस्थान बढ़ाऊंगा, आप बात है ठीक है। ये 23 डिग्री 03 से 30 12 रट्टा मान ली, रट्टा ही मान लियो। 69 डिग्री 30 से 69 डिग्री 30 से 78 डिग्री 17 रट्टा मार लियो, रट्टा मार लियो। हम कहां हैं? पश्चिम, ठीक है। 23 डिग्री 03 से 30 12 69 30 से 78 17 रट लो। आधी रात ने मैं था फोन करके पूछूं तो ये बताए 23 30 से 69 78 बस। चल आगे वाला कौन सा है? राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है? ले टाबर बता दे। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर आज तक पूछा गया है। वो सिर्फ 3,42 ऑप्शन दिए है उसने, लेकिन आपने पूरा याद करना। 3,42,239 3,42,239 3,42,239। आप देखोगे छठी क्लास में कंटिन्यू बन रहे हैं प्रश्न, और कंटिन्यू मैंने छाप लिए सारे के सारे कर करके रमान से लिख लिया। मुद्दे की जागी थारो भलो तो कर दिया, ध्यान सोचियो थार खातर करिए। दोनों आंगू इस बात है, मेरो भी है कि थारो भी है, ठीक है। दूसरे के लिए कोई कौन कितना कुछ करता है। हाँ जी, राजस्थान का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? ले आ कौन कौन बता दे, तो कोई बता दे, मैं ही बता दूं जी, लियो तो बता। फिर राजस्थान जरूर, उत्तर दक्षिण मतलब यहाँ पूर्व पश्चिम मतलब यहाँ दोनों ही दे रखी होगी। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम इधर है 826, इनने राजस्थान ज्यादा है। यहाँ याद रखो जैसलमेर बड्डो है, इनने ज्यादा है 869 826 869। उत्तर से दक्षिण 826 और राजस्थान पूर्व से पश्चिम 869 826 869 826। बस यही प्रश्न पूछे एकदम नॉर्मल। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो बड़ो जिलो घनाई 19 जिला बना दिया, पर फिर जैसलमेर। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे छोटा जिला अभी तक नहीं आया इसका पूरा, लेकिन फिर भी देखें यहाँ तो दुद्दू है, दुद्दू को नहीं माने तो हम डींग को मान सकते हैं। हो सकता है जयपुर ग्रामीण, जयपुर शहर या जोधपुर शहर भी हो सकता है। पुरानी किताब में तो सबसे छोटा जिला कौन सा दे रखा है? धौलपुर, लेकिन वो तो नहीं हो सकता। अभी पूर्णतः डाटा आए नहीं, तो इस क्वेश्चन को एक बार आप दिमाग में अलग तरीके से अटका के रख लें। क्षेत्रफल की दृष्टि के अनुसार सबसे छोटा जिला कौन सा है? धौलपुर है राजस्थान क्षेत्र। हाँ पहले धौलपुर था, अब डींग आ गया है। राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला कौन है? सबको पता है पूर्वी जिला जो है वो धौलपुर है। ये लो जी धौलपुर। राजस्थान का सबसे पहले सूर्योदय और सूर्यास्त कौन से जिले में होता है? कौन से जिला में होगा? धौलपुर। लो सब पहले सूरज भी नहीं उगो जी ने पूर्व पूर्व में जिला कौन सा? धौलपुर। राजस्थान का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? ला किन कौन बेरो गुरुजी? जैसलमेर है, मानबेरो है। अलियो जैसलमेर की बात है। छठी क्लास है तो धीरे धीरे क्लासा बढ़ेगी, धीरे धीरे क्लासा टप भी होगी। राजस्थान में सबसे अंत में सूर्योदय, अच्छा सबसे अंत कठू है जैसलमेर। ये लो राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी? बहुत अच्छा क्वेश्चन, 5,920। यानी राजस्थान को यह चीज तो याद कर लिया। 23 डिग्री 30 है, 69 है, 78 है, 826 है, 869 है, 3,42,239 है और 5,920 है। मेल इतनी रट्टा मार ली। मैं तो बहुत पहली ज्योग्राफी पढ़ी, भी आज तक याद करी है। मैं तो पढ़ाई कौन कह रहे थे 2-3 साल में, लेकिन याद रखियो चिंता ना करिए। ज्योग्राफी पूर्णतः सही डाटा आता है, मैं थान दोबारा कराऊंगा पूरी की पूरी A to Z। अभी हम जिंदा हैं, चिंता करने की जरूरत नहीं है। राजस्थानी कुल स्थलीय, राजस्थान के साथ सबसे लंबी सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? ले सैन बेर है गुरुजी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। राजस्थान के साथ सबसे छोटी सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? ले पंजाब। सबने बेर है, बोलियो जी PANJB। MP 1600 पंजाब निवासी, ठीक है। राजस्थान के साथ सबसे छोटी सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? छोटी सी हो गई, ठीक है। रेड क्लिप रेखा का निर्धारण कर दो, जब आप आजाद हो जब वो ही बना के गए, अगर ये लाइन खींची रमान मांड दिया आपने 1947। चल राजस्थान के संभाग एवं संबंधित जिले, ये जो संभाग वाइज है इसको यहां नहीं समझाएंगे, आपको PDF है आपके पास, सबको पता है कि जयपुर में इसके समझाने का कोई औचित्य नहीं रह गया है, क्योंकि जिले वाइज पूरा पढ़ा हुआ है। तो ये टॉपिक दिया हुआ है इसलिए मैंने बीच में आपको दे दिया, बाकी इसकी PDF भी आपको मिल जाएगी। सबको पता है जयपुर संभाग में ये है, जोधपुर में ये, तो बांचने से कोई औचित्य नहीं रहता है। ये आप देख लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, वरना सबके पास है ये, ठीक है। इसको मैं छोड़ देता हूं। आ जाओ दूसरा अध्याय। पहला अध्याय ज्योग्राफी का था छठी क्लास का, और अगर आपके घर में कोई छठी क्लास का बच्चा है तो ये प्रश्न उसको रटा दे, सबको रटा देना कि बेटा वीडियो देखो, सुभाष जी सर वीडियो देख, पूरा देख,
3 बार दिखा दिया, बच्चों तो बहुत जल्दी पकड़ जाओगे क्योंकि आप बूढ़ा हो चुके हो, अपना दिमाग बूढ़ा हो चुके, काम की करेगा नहीं अपना। तो राजस्थान के जनपदों का उल्लेख कहां मिलता है, राजस्थान का इतिहास। तो जनपदों का उल्लेख आपने महाभारत में भी मिले, संहिता के अंदर भी मिले, जैन ग्रंथ में भी मिले, बौद्ध ग्रंथ में मिले, सो क्या मिले, लेकिन किताब में दे रखा है कि महाभारत में मिलता है। बिल्कुल 16 जनपदों का उल्लेख महाभारत में मिलता है, सही बात है। राजस्थान को मरु प्रदेश के नाम से किन पुराने ग्रंथों में मिलता है, ले घना ही ग्रंथ मिले, ऋग्वेद में मिले, रामायण में भी मिले, चरक संहिता में मिले, महाभारत में भी मिले, तो इनको कोई प्रश्न आगे लोग को नहीं बढ़ावे, मैं यही बनाती हूं। आर्यों का प्रारंभिक जनतंत्र कौन सा था, अब आपको छठी क्लास पढ़नी, किताब पढ़नी जरूरत नहीं है, मैंने सारे क्वेश्चन बना दिए, कोई क्वेश्चन नहीं छुटा है। आर्यों का प्रारंभिक जनतंत्र कौन सा था, अच्छा क्वेश्चन है ये, मरु प्रदेश था अपने वाला आर्यों का, ठीक है सर। मरु प्रदेश में वर्तमान में कौन कौन से जिले का भाग सम्मिलित है, तो मरु प्रदेश को टाबरोली वो क्षेत्र है। अब इनसे देख लो कौन सा है, बीकानेर आ जाएगा, नागौर आ जाएगा, डीडवाना कुचामन आ जाएगा, मारूचूरू आ जाएगा, हनुमानगढ़ आ जाएगा, अनूपगढ़ आ जाएगा, गंगानगर आ जाएगा, जैसलमेर आ जाएगा, बाड़मेर आ जाएगा, इला इला से आ जाएगा, सीधे टाबर ने समझा दी होगा ये इला सगड़ा है। चल, कालांतर में मरु प्रदेश के कुछ विस्तार के साथ कौन कौन से जनपदों का निर्माण हुआ, अच्छा क्वेश्चन है। मरु प्रदेश में कौन कौन सो, जब मरु प्रदेश में थोड़ा विस्तार हो तो बिंग में एक तो कुरु जनपद बना, मद्र जनपद बना, थोड़ो इन गए, जांगल प्रदेश भी बना था, ये मरु जनपद के विस्तार से बने थे, ठीक है, ठीक है गुरु जी, ठीक है। अब जांगल प्रदेश सारा नहीं बेरा इल्लू साइड जांगल प्रदेश है, ठीक है। आ जाओ, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जांगल प्रदेश के बारे में क्या कहा जाता था, के कहो जातो, आ कहो जातो कि यादव वंश में भगवान कृष्ण होया और भगवान बलराम होया, कि द्वारिका जाते समय इसी क्षेत्र से गुजरे थे, ऐसा कहा जाता है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार जांगल प्रदेश से कभी भगवान कृष्ण जैसलमेर होते हुए ऐसे गुजरे थे, ठीक है सर, ठीक है। ऋग्वेद में कौन से जनपद का उल्लेख मिलता है, ऋग्वेद में हमारे मत्स्य जनपद का उल्लेख मिलता है बच्चों, रट लेना इसे, बहुत ही अच्छो सुनो, ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, रट ले, ठीक है, ठीक है गुरुजी। महाभारत के समय मत्स्य जनपद की राजधानी क्या, अरे क्या कितना खतरनाक क्वेश्चन है, विराटनगर, मछली बड्डी, टाबर ने याद कराना तो बिया करा दिया, विराटनगर सर कहां है, पहले जयपुर में था, वर्तमान में कोटपुतली बहरोड के अंदर है, वाह सर वाह, क्या क्वेश्चन करा रहे, बस सारा मान बैठती मैं थारी, छठी सातवीं आठवीं नौवीं 10वीं सारा कराऊंगा, भला टाइम की तो लग जा, आगे कोई भी एग्जाम हो भी पहले पहले करवा दें, अब छठी कराई है तो सातवीं में 7-8 दिन हम डाल दूंगा, ठीक है। लेकिन इन बढ़िया तरीकों कमेंट करिए और मोटिवेट कर दिया, क्योंकि थे कमेंट करो बहुत मोटिवेट हुए, इनको मतलब कमेंट आऊं अच्छा कमेंट आऊं मोटिवेट हो रहा है, तो बुरा कमेंट आऊं डिमोटिवेट भी हो जाओ, लेकिन हो जाए तो हो जाए, क्या थाने की कौन कहा, मैं डिलीट करवा दूंगा मैं, ठीक। महाभारत की राजधानी क्या थी, चलो विराटनगर, रट्टा मार लिया, दोनों क्वेश्चन सो इंपोर्टेंट। मत्स्य जनपद कहां स्थित था, अरे भाई मत्स्य जनपद जो था वो जयपुर के आसपास का क्षेत्र था, लेकिन अब कई ने नया जिला और बना दिया, तो भी जयपुर है, कोटपुतली है, खेरथल है, क्षेत्र आ गया, तो वर्तमान में आपका इसका अलवर, जयपुर, कोटपुतली, खेरथल, इतनों कैस का वर्तमान के अंदर, क्योंकि इसके आसपास का क्षेत्र था। मत्स्य जनपद का वर्णन कौन से चीनी यात्री ने किया था, और चीनी यात्री वेनसांग, युआनसांग, हावेनसांग, चिंगचोंग, वेनसांग, थोड़ा नाक और पेट मिया बोले। बयाना प्रशस्ति में कौन से राजवंश का वर्णन मिलता है, बयाना प्रशस्ति में कौन से राजवंश का वर्णन मिलता है, तो इसमें मिलता है सूरसेन नामक राजवंश का, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन अगर बंदे ने पूछ लिए ना तो बंदा कंफ्यूज हो जाएगा, आप सब कंफ्यूज हो जाओगे, ऐसे अच्छे क्वेश्चन होते हैं, एक दो ही क्वेश्चन होते हैं किताब में जो बड़े खतरनाक, बाकी सबको आते हैं। प्राचीन सूरसेन जनपद में कौन कौन से भूभाग सम्मिलित थे, प्राचीन सूरसेन जनपद में कौन लाइट प्राचीन सूरसेन जनपद में कौन कौन से भाग, क्या बोल रहा है ये, सूरसेन जनपद के बारे में बोल रहा है। सूरसेन जनपद जो पहले कहां था, अब कौन से जिले आ गए, ये यहां था अलवर भरतपुर का क्षेत्र, तो फिर भरतपुर आ जाएगा, बिल्कुल सर आएगा, जिसको नहीं आता वो लिख भी सकता है, डींग आ जाएगा, धौलपुर आ जाएगा, करौली आ जाएगा, वर्तमान का ये जिले आ जाएंगे, वर्तमान में डींग और जुड़ जाएगा, पुरानी किताब हम डींग दे को नहीं, क्योंकि किताब तो राजस्थान में पहली छपी। सूरसेन जनपद की राजधानी क्या होती, कितना अच्छा क्वेश्चन है। सूरसेन जनपद भगवान कृष्ण वाला था, इसीलिए उसकी राजधानी क्या थी, मथुरा।
सूरसेन जनपद की राजधानी क्या थी? मथुरा। सूरसेन जनपद के लिए कौन कौन सी जातियां प्रमुख थी? ये अपनी जातियां साहस के लिए, शौर्य के लिए जानी जाती थी, जिसमें माल, शिवी, अर्जुनयन आदि जातियां प्रमुख थी। माल, शिवी और अर्जुनयन। अच्छा क्वेश्चन नहीं मिल रहा है, ठीक है। सीवी जनपद के अवशेष कहां मिलते हैं? कितना अच्छा क्वेश्चन है। सीवी बोलते हैं चित्तौड़, आपको पता है कहां मिलते हैं? चित्तौड़ के अंदर, चित्तौड़ के आसपास का जो क्षेत्र है ना, नगरी, वहां मिलती है सीवी जनपद के बारे में। बस पढ़ते जाओ, रिपीट, आप दोबारा इस वीडियो को देखना, आपको छठी क्लास पूरी याद हो जाएगी, बस मेरे को, बाकी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। सीवी जनपद का आधुनिक विस्तार कहां है? आधुनिक विस्तार को मतलब सीधी सी बात है रे भाई, जो सीवी जनपद चित्तौड़ है तो चित्तौड़ का आसपास ही तो है, वो अटकर तो है वो, तो आधुनिक उदयपुर हो जाएगा, और उदयपुरी मान लो बिना आसपास को क्षेत्र। सीवी जनपद की राजधानी क्या थी? कितना अच्छा क्वेश्चन पूछे, मध्यमिका या नगरी, मध्यमिका या मध्यमिका। इसका प्राचीन नाम सीवी या कीवी था, जिसकी राजधानी मध्यमिका बच्चों नगरी हुआ करती थी। वाह सर वाह, क्या बात है, मजा आ गया। चल, सीवी जनपद नामक भूभाग को किस नाम से जाना जाता था? लय। इस भाग को एक जाति रहती थी मेद। अब बात मेवाड़ की चल रही है, इसकी यहां एक जाति रहती थी मेदपाट, जिसका रूप है मेवाड़, यानी इसे किस नाम से जाना जाता था? मेदपाट, मेघवाट, प्रागवाट आदि नामों से जाना जाता था। ठीक है गुरुजी। अर्जुनाइन अपनी कौन सी बीजों के लिए प्रसिद्ध थे? अरे वाह, अर्जुनाइन जो क्षेत्र था ना, वो अलवर भरतपुर का क्षेत्र था, तो इस क्षेत्र में विजय के लिए फेमस थे। अलवर भरतपुर प्रांत में विजय के लिए फेमस थे अलवर भरतपुर। अर्जुनाइन किसके साथ मिलकर विदेशी क्षत्रियों को परास्त किया था? क्या अच्छी बात है, किसके साथ? यानी मालवों के साथ मिलकर। अच्छा क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आ गए तो आप मारे जाओगे, बाकी तो थे सह करते होगा, मत्स्य, विराटनगर सह रट रखी, पहली क्लास भी रट ली थी। शक्ति का केंद्र, शक्ति का केंद्र जयपुर के निकट कौन सा जनपद था? जयपुर के निकट जो है ना, वो मत्स्य तो था ही, इसके अलावा मालव जनपद था, जहां सर्वाधिक सिक्के मिले। मालव मतलब माल, माल का मतलब सिक्का, टोंक, इसके आसपास का क्षेत्र। यानी मालव जनपद वर्तमान में कौन से जिले आते हैं? तो इसमें वर्तमान का जिला आता था टोंक, टोंक, टोंक। ठीक है, चलो ठीक है गुरुजी। मालव प्रदेश के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? मालव प्रदेश के अंतर, यानी बताए माल सौ ज्यादा गठ मिलियो, टोंक के आसपास 8 मिलियो, तो इन कौन कौन सा आ जाएगा? जहां टोंक आ जाएगा, टोंक के नजदीक वर्तमान में देखा केकड़ी आ जाएगा, इंगो क्षेत्र प्रतापगढ़ तक थो, झालावाड़ तक भी थो। लो 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 गुरुजी, लो 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 लो, ठीक है, हो गया। मालवों की दिग्विजय का वर्णन किस अभिलेख में मिलता है? कितना अच्छा क्वेश्चन, कितना अच्छा क्वेश्चन है। यूप अभिलेख, और 2 अभिलेख, एक नांद सा, ऐसा क्वेश्चन आया तो आपको परेशान करेगा। पूरा देखना है वीडियो, बीच बीच में छोटे को देखना, सल्टा दे कर मैं स्पीड डबल कर लियो, ट्रिपल कर लियो। यूप व नानसा, मालवों की दिग्विजय का वर्णन किस अभिलेख में मिलता है? यूप अभिलेख और नानसा अभिलेख, यूप अभिलेख, नानसा अभिलेख, उठ ली उठा लो। ठीक है गुरुजी, रट लिया आगे चाल। राजस्थान के उत्तरी भाग के एक शक्तिशाली कबीले का नाम था उत्तर, उत्तरा और लड़ाई ज्यादा करता योद्धे जनपद, क्योंकि लड़ाई उधर से आक्रमणकारी आ रहा है, तो योद्धे जनपद गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़ के आसपास का क्षेत्र। योद्धों ने उत्तरी राजस्थान की कौन सी शक्ति को नष्ट किया था? तो योद्धों ने उत्तरी के कुषाणों को नष्ट किया था, कुषाण शक्ति को इन्होंने नष्ट किया था। प्राचीन सीवी जनपद वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता था? प्राचीन सीवी वाले जनपद को पहले हम चर्चा कर चुके हैं, कर चुके हैं, मेवाड़। ठीक है जी, चलो। मेवाड़ राज्य के क्षेत्र कौन कौन से रहे हैं? यानी मेवाड़ राज्य में कौन कौन सा क्षेत्र आता था? बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछा इन्होंने। इसके आसपास कौन कौन से जिले, वो देख लो। मेवाड़ का मतलब चित्तौड़ को किलो है, तो चित्तौड़ तो आया ही आएगा। सब जानते हैं कि उदयपुर भी महाराणाओं की राजधानी रहे, तो वो आ ही आएगा, सबको पता है। और महाराणा प्रताप कुंभलगढ़ में भी रहे थे, तो कुंभलगढ़ का क्षेत्र भी आ ही आएगा इसके अंदर, इसमें कोई दोहराई नहीं है। एक राज संबंध भी आएगा, यानी कुंभलगढ़ के आसपास का फिर राजसमंद हो गया। एक फिर भीलवाड़ा, आपको पता है भीलवाड़ा के अंदर भी कई क्षेत्र है, कुंभाने, कुशाल माता मंदिर वो है। और फिर प्रतापगढ़, ये क्षेत्र आता था मेवाड़ में। अच्छा क्वेश्चन है। वर्तमान में फिर एक सलुम्बर और कर देना, ये लो,
पहले 5 जिले थे, अब 6 हो गए। उदयपुर हो गया, महाराणा प्रताप से याद रखो, चित्तौड़ महाराणा प्रताप, उदयपुर महाराणा प्रताप, कुंभलगढ़ दुर्ग में रहे इसलिए राजसमंद, फिर भीलवाड़ा और प्रतापगढ़। अच्छा जी, बंदा पूछ रहा है कि डूंगरपुर बांसवाड़ा के भूभाग को किस नाम से जाना जाता है। तो डूंगरपुर बांसवाड़ा का भूभाग जो है ना वो बागड़ कहलाता है। ये रहा बागड़, और बांगड़ है ये, बिंदी लगते ही हमारे यहां जड़ा। बागड़ क्षेत्र की कौन सी बोली है? बागड़ में बागड़ी है। अभी कोई पूछने ही बात है, लेकिन 6ठी क्लास के टाबर ने को नहीं बेरो। मेवाड़ क्षेत्र पर 7वीं शताब्दी से आधुनिक राजस्थान के निर्माण तक कौन से वंश का शासन रहा? अरे सदा ही पढ़ता है कि गुहिल सिसोदिया, गुहिल सिसोदिया, गुहिल सिसोदिया, सदा ही पढ़ता है आ चीज तो, क्योंकि मेवाड़ को इतिहास तो सब बड़ो इतिहास है। 7वीं शताब्दी में इसके कौन से क्षेत्र पर किन शासकों ने शासन किया? यानी वही 7वीं सदी में इसके कौन से, इसके क्षेत्र मतलब कौन से क्षेत्र आप पूछ रहा है? जैसे मारवाड़ का पूछ रहा है, जिसमें मंडोर और गुर्जर प्रतिहारों ने शासन किया था। ठीक है। हाड़ौती के अंतर्गत वर्तमान में कौन कौन से क्षेत्र सम्मिलित है? तो सारण, बेडो, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। किताब में कोटा बूंदी दे, लेकिन आपने सारो याद कर लिया। प्राचीन काल में हाड़ौती क्षेत्र में कौन सी जातियों का आधिपत्य था? तो प्राचीन समय में आपको पता है कि यहां से बूंदा मीणा को हराया। इसका मतलब यहां कौन थे प्राचीन समय में? यहां मीणा थे मुख्य रूप से। ठीक है सर। बूंदी का नाम कैसे पड़ा? बूंदी का नाम जो है, मीणा वंश का एक शासक था बूंदा मीणा, तो इसी के नाम पे बूंदी का नाम पड़ा। यानी मीणा वंश के शासक की वजह से। किस वंश के शासक? मीणा। ठीक है, दोबारा लिखते हैं। ठीक है, मीणा वंश के शासक बुंदा मीणा, यानी कि बूंदी का नाम पड़ा बुंदा मीणा के नाम। ठीक है। प्राचीन मरु प्रदेश कालांतर में क्या कहलाता था? प्राचीन जो मरु प्रदेश है वो कालांतर में बाद में क्या कहलाने? मरु बन गया बाद में मारवाड़। कालांतर में किस वंश के शासक ने हाड़ौती क्षेत्र पर आधिपत्य कर लिया था? तो बाद में तो हाड़ौती पर हाड़ा चौहान आ गया, तो सह न बेरो है कि कुण कर लियो, चौहानों ने अधिकार कर लिया था, क्योंकि हाड़ौती का चौहान शासक आप पढ़ा ही है। हाड़ौती क्षेत्र में बोली जाने वाली प्रमुख बोली कौन सी है? तो हाड़ौती माड़ौती बोली से, ये अभी कोई पता नहीं बात है। जयपुर व इसके आसपास के क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था? तो जयपुर में कै विग्रह राज एक शासक हो जो अठे दुश्मना ढूंढ ढूंढिए मारिया, जब नाम पड़ गयो ढूढ़ाड़। कुछ कह बोले अठे ढूढ़ नदी, जब नाम पड़े ढूढ़ाड़, लेकिन आपने तो याद रखना ढूढ़ाड़। ठीक है। ढूढ़ाड़ क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? अरे ढूढ़ाड़ में ढूढ़ाड़ी बोली जाएगी, और फिर कौन सी बोलांगा? न्यारी घटू ले आऊंगा। ठीक है। ढूढ़ाड़ क्षेत्र के 12वीं सदी में कौन से राजवंश की स्थापना हुई? अरे सबको पता है, यहां पर कौन सा राजवंश था? कछवा था। ये लो जी। मेवात क्षेत्र में कौन सा भूभाग को कहा जाता है? अरे मेवात किन कौन बेरो, जहां मेव जाति रहती थी वही मेवात है, यानी अलवर और भरतपुर क्षेत्र को क्या बोला जाता था? जहां मेव जाति का आधिपत्य था। छत्रप से क्या हास्य है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। छत्रप प्राचीन समय में प्रांत के मुखिया को कहा जाता था, राज्यपाल। भारत में शक जाति के शासकों हेतु ये प्रयुक्त होता था। यानी क्षत्रप क्या हो गया? एक तरीके से प्रांत का मुखिया हो गया, मैन हो गया क्षत्रप। मेवातियों का प्रसिद्ध नायक कौन था? मेवातियों का प्रसिद्ध नायक जो था, जिसने खानवा युद्ध में किया था, वो था हसन खां मेवाती। हसन खां मेवाती। ठीक है सर। हसन खां मेवाती कौन से युद्ध में मारा गया? अरे भाई खानवा युद्ध में मारा गया, सबको पता है। खानवा युद्ध में लिखते हैं। प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है भाई ऋग्वेद माना जाता है। यदा यदा ही धर्मस्य ऋग्वेद माना जाता है। ठीक है गुरुजी। कौन सा क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? अच्छा लिख दियोगे आगे, जैसलमेर। ये रट लेना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट। जैसलमेर को मांड क्षेत्र के नाम से जानते थे। जोधपुर को गुजरातरा क्षेत्र का, गुर्जर जाति। प्रतापगढ़ को कांठल कहा जाता था। झालावाड़ को मालवा कहा जाता था। सीकर, चूरू, झुंझुनू, नीमका थाना को शेखावाटी। अलवर और अजमेर क्षेत्र को मेरवाड़ा। यानी बच्चों सीधा आप ऐसे बनाओ, सारी रमाणी मिट जाएगी। आप रफ में जब भी बनाओ ऐसे करना, ऐसे करना, ऐसे करना, ऐसे करना। ये हो गया मांड लिख देना, यहां योद्धे लिख देना, यहां मारवाड़ लिख देना, यहां मारवाड़ लिख देना, यहां हाड़ौती लिख देना, यहां कांठल लिख देना, यहां शेखावाटी लिख देना। हो गया। इसलिए मैं पाना अति आवश्यक है। आपको समझ गया बेटा? चलो आगे चलते हैं। 2 पाठ हमारे कंप्लीट हुए, लेकिन मैंने एक दृढ़ निश्चय किया है वत्स
कि पूरे करवाऊंगा, पूरा ही डालूंगा, टुकड़ा टुकड़ा हम डालने ठीक है, लंबो चालू है, लेकिन सल्टाओ नहीं तो गठे टेम यार, थाने टेम को नहीं, मन टेम को नहीं। पानी थार सामने पीऊं, अच्छी बात तो को नहीं हो। कहते हैं कि खाना अगर आप खा रहे हो तो बाहर से कोई देख रहा है तो उस खाने का कभी आनंद नहीं आता, इसलिए खाना भी एकांत में बैठ के खाना चाहिए। पानी भी ऐसा ही सिचुएशन है। चलो ठीक है, देखो इतिहास जानने के स्रोत, इतिहास जानने के अनेक स्रोत है जिन्हें मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। बिल्कुल दो भाग है, एक तो पुरातात्विक, जका कोई दगड़ दागड़ मिल जा, जद अपन बेरो पड़ जाए कहीं दगड़ पर वो लिखिड़ है। एक है कोई किताब मिल जाए यानी साहित्य। दो भागों में बांटा गया, एक पुरातात्विक एक साहित्य। पुरातात्विक स्रोत क्या है? प्राचीन काल के अवशेष, दगड़ वगैरह जो घटनाएं संदर्भ से योग मिले वो पुरातात्विक। अभिलेख का शाब्दिक अर्थ क्या है? अभिलेख ताम्र पत्थर, पत्थर आदि पर जो भी लिखा गया वो अभिलेख है, बस। पुरातात्विक स्रोत में क्या क्या शामिल किया जाता है? पुरातात्विक स्रोत में देखो मुद्रा से भी हमें जानकारी मिलती है, कोई दगड़ स्मारक मिल जाए, ब्यू मिले, कोई बर्तन भांडो मिल गयो, काला बर्तन ये यूज करते थे, नीला है करता ब करता बर्तन है, ताम्र पत्थर है, बस यही पुरातात्विक स्रोत है। अभिलेख के भिन्न भिन्न रूप कहां मिलते हैं? अभिलेख शिलालेख जगह है, पत्थर की पट्टियां हैं, पाषाण शिलालेख है, पत्थरों का बड़ा बड़ा खंडन बोले, स्तंभ है, भवन है, गुफा है, दीवार है, स्तूप है, और शिला साला छोटी मोटी पे ताम्र पत्थर पे बही है, वह घना ही मिले, घणो ही अड़ंगो मिल रहा है अपन, ठीक है। अभिलेख कौन सी शैलियों में मिलते हैं? अभिलेख जो है वो कई शैलियों में है। हाँ, अभिलेख कई रूपा में मिलेगा अपन। प्रमुख अभिलेख इतना नंबर है वो। अभिलेख कौन सी शैलियों में मिलते हैं? देखो अभिलेख कई तो पद के रूप में मिले, शायरी के रूप में, और कई अभिलेख अपन क्या मिले? गद्य के रूप में मिले, यानी दोनों रूपों में ही मिलते हैं। प्रशस्ति किसे कहा जाता है? प्रशस्ति का अर्थ होता है प्रशंसा करना, बढ़ाई करना, बस थे जी व्हाट्सएप पे कर दियो आजकल बढ़ाई, पुराने टाइम में दगड़ लिख के कर दिया था, महाराजा धीराज अशोक ने ये काम करवाया, अशोक की प्रशस्ति, तो वह होगा प्रशस्ति। अभिलेखों में कौन कौन सी जानकारी मिलती है? 100 जानकारी मिले, बी टेम की सामाजिक जानकारी, आर्थिक जानकारी, राजा की जानकारी, सब जानकारियां मिलेगी अभिलेख से, धार्मिक वगैरह सब। गटियाला व बिजोलिया अभिलेख में किस किस वंश की जानकारी है? लगा ले यो, इतना इंपॉर्टेंट है कि इतनी बार पूछ लियो, कितनी बार पूछ लियो मन बेरो को। ये प्रश्न अभी एग्जाम में आया था, बता रहा हूं, छठी क्लास से ही उठाता है वो, छठी क्लास नहीं राजस्थान अध्ययन से उठाता है, और भाई साहब इतनी बार पूछ लिया बिजोलिया, पूछो ही मत। घटियाला अभिलेख जोधपुर में है, तो राठौड़ वंश से नहीं है, उससे पहले जो वंश था गुर्जर प्रतिहार, यानी घटियाला शिलालेख गुर्जर प्रतिहार वंश से है। बिजोलिया शिलालेख में चौहानों की जानकारी मिलती है, बिजोलिया शिलालेख में चौहानों की जानकारी मिलती है। ऐसा कहा गया है कि सांबर झील का निर्माण किसने करवाया था? सांबर झील का निर्माण वासुदेव ने करवाया था। बिजोलिया शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है, ऐसी जानकारी हमें मिलती है। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, रट्टा लगा लेना। दुर्गों में विद्यमान मनुष्य को चेतना और समृद्धि का ज्ञान का बोध करवाते हैं, करवा देगा, यानी बी टेम की धार्मिक सामाजिक धार्मिक आदि जानकारी मिले तो बस चेतना तो बढ़ ही गया थे। कोई चीज देखो वाह यार राजा जी का क्या मैनेजमेंट था, राजा जी का बेड यहाँ था, दूसरी पत्नी का बेड यहाँ था, यार क्या बात है, राजा जी तो बड़े आराम से अंदर से इधर वाले में घुस जाते, इधर वाले में इधर, जानकारी तो मिले, कला धार्मिक विश्वास तो बढ़ेगा। मुद्रा, मुद्रा तो मुद्रा ही, मुद्रा के रूप में उसके सिक्का, छापांग प्रतीक के रूप में उसके, और बी टेम की मुद्रा का आधार पर अपन बेरो पड़े राजनीतिक धार्मिक और आर्थिक स्थिति का पता चलते हैं। सिक्के किसका सूचक है? सिक्के जो है राज्य के शासन शक्ति का सूचक होते हैं सिक्के। किसा सिक्का चल रहा है आजकल देखो, एक थे पुराने टाइम में 5 गो सिक्को उठाओ और आज के टाइम में 5 गो सिक्को उठाओ, हम दोनों देखते हैं बेरो पड़ेगा आज हर गरीबी को सोए। पुराने टाइम को 1 रुपये सिक्को उठाओ थे, इतो बड्डो की नहीं है, तो आज हर से कंपेयर करियो, आज हर 50 पैसा सो लगे, तो आज 5 रुपये सिक्को 50 पैसा पर को लगा पुरानी, तो समृद्धि का सूचक तो है ही। उस समय क्या वैल्यू थी, आज क्या वैल्यू देख लो, सिक्के किसका, ठीक है। मुद्राओं पर अंकित विवरण से किन किन बातों की समृद्धि का ज्ञान होता है? तो मुद्रा पर जबकि भी चीज है बेटे की भाषा को बेरो चाल गयो, कौन सी भाषा यूज करता, सन को बेरो पड़ गयो, सम्मत को बेरो पड़ गयो, धातु बेरो पड़ गयो, नाप तोल को बेरो पड़ गयो। सिक्के के अंदर एक सिक्के में देखो क्या क्या चीज लिखेड़ी, सन लिखेड़ी है,
राजा को भी मिलेगा आजकल तो, चलो राजा आपा कौन छापा बीटेगी समृद्धि को भी बेरू पड़ेगा। नाप्स कहाँ के एक सिक्को वजन आज की पहली की होता तो भाई जानकारी। पूर्वजों के कला कौशल की जानकारी कहां से प्राप्त होती है? पूर्वजा मतलब आपने बूढ़िया की अनेक स्थान है, मर्द भांड है, प्याला है, रकाबिया है, धूम्रपान है, सो क्यों मिले। मृद भांड का शाब्दिक अर्थ का है, मृद भांड का अर्थ है मिट्टी का बर्तन। फिर ये मृद भांड मिले मिट्टी के बर्तन। उत्खनन का शाब्दिक अर्थ क्या है? लय, उत्खनन मतलब खुदाई है, यहां भी खुदेगा और वहां भी खुदेगा, जहां नहीं खुदा है वहां भी खुदेगा। ताने मुझे देखी खुदाई मार डालेगी, लगता है मुझे तो खुदाई कर तो उत्खनन नहीं थे। ताम्रपत्र यू के लो चाहिए, तांबे के छोटा छोटा पत्रा पर तांबे के खोदे गए लेखों को ताम्रपत्र कहा गया है। ठीक है। दान पात्र क्या है? दान पुण्य से संबंधित होने का ताम्रपत्रों को दान पत्र का कहने लगे। वंश भास्कर की रचिया था, कितनों अच्छो क्वेश्चन पूछिए, कितनों अच्छो क्वेश्चन पूछिए। वंश भास्कर का लेखक जगह है वह कवि सूर्यमल जी मिशन है, जो बूंदी के हरड़ा गांव से थे, राम सिंह के दरबार में थे। 1857 की क्रांति के प्रत्येक दृष्टा इतिहासकार थे। उनका पहला ग्रंथ है रामरन जाट, और 1857 क्रांति वीरान जगान खातर वीर सच्चाई लेके लिखी, लेकिन वीर कोई को जागो, जब मैं पढ़ा लाग रहा थार में कुछ ही लोग जागेगा, बाकी जागे को नहीं। वीर विनोद लय श्यामल दास जी 4 भागों में वीर विनोद के, इन्हें महामहोपाध्याय की उपाधि तक मिली है, इन्हें केसरी हिंद की उपाधि मिली है। महोपाध्याय वीर श्यामल दास जी। वीर विनोद के लेखन पर किसने रोक लगाई, वो आप कमेंट करके बताओ, ताकि मन बेरो पड़े थे तक पूत हो गया। ठीक है। नयन चंद्र सूर्य करे हमीर महाकाव्य से, हमीर महाकाव्य में हमें चौहानों की जानकारी मिलती है, रणथंबोर विजय की जानकारी मिलती है, अलाउद्दीन के आक्रमण की जानकारी मिलती है, हमीर की जानकारी मिलती है। राजस्थान के प्राचीन इतिहास की जानकारी कहां से मिलती है? घनी जगह, वेद पुराण रामायण महाभारत सो क्यों मिल रहे। ठीक है। प्रमुख ख्यातें बहुत अच्छी, नैन सीरी ख्यात, बांकीदास री ख्यात, दयालदास री ख्यात, जोधपुर री ख्यात। नैन्सी ख्यात नैन्सी लिखी है, दयालदास दयालदास। ठीक। कर्नल जेम्स टोड कृत रचनाएं, कर्नल जेम्स टोड 2 लिखी, एनाल्स एंड एंटिकिटीज ऑफ राजस्थान, एनाल्स एंड एंटिकिटीज ऑफ राजस्थान, एंड द वेस्टर्न सेटर्न ऑफ राजस्थान, यानी पश्चिमी भारत की यात्रा। 2 ग्रंथ है, दोनों ही फेमस है। एनाल्स एंड एंटिकिटीज ऑफ राजस्थान। ठीक है। विश्वेश्वर नाथ रेऊ, रेऊ ने कहां का इतिहास लिखा? तभी तो कहते हैं रेऊ ने कहा था मारवाड़ का प्रताप, उसने मारवाड़ राज्य का इतिहास लिखा था। रेऊ ने मारवाड़ राज्य का इतिहास। गौरीशंकर हीरानंद ओझा द्वारा लिखित, गौरीशंकर हीरानंद जी बहुत इतिहास लिखे टावरों। उन्होंने उदयपुर का इतिहास लिखा 2 भागों में, जोधपुर का इतिहास लिखा 2 भागों में, मेरे पास है वो। सिरोही का इतिहास लिखा, डूंगरपुर का इतिहास लिखा, बांसवाड़ा का इतिहास लिखा, प्रतापगढ़ का इतिहास लिखा। बहुत अच्छा इतिहास है गौरीशंकर हीरानंद ओझा। अति समाप्ति तीसरा पार्ट। इतने ही क्वेश्चन बन रहे थारी सिर की सोगन कोई तय बने। ठीक है। राजस्थान की प्राचीन सभ्यता स्थल बहुत अच्छा, चौथा पाठ आ चुका है, शुरू करते हैं। आप लगे रहो, देखते रहो, सब तैयार हो जाएगा। यानी मास्टर का इतना ही फायदा है कि आपको जो चीज आपको 5 घंटे में याद होने वाली थी, वो मास्टर मेहनत करके 1 घंटे में याद करवा देता है। बाकी कोचिंग का कुछ नहीं है, पढ़ना तुम्हें पड़ेगा, क्योंकि नौकरी तुम्हें लगना है, मुझे नहीं लगना। तो याद तुम्हें रखना है, क्योंकि नौकरी तुम्हें लगना है, मुझे नहीं लगना। आगे का काम आपको करना होगा, बस इतनी सुलभ मैंने करवा दिया आपको। प्रस्तर युग किसे कहते हैं? प्रस्तर का मतलब प्रारंभिक, जो पत्थरांगो युग हो, जो दगड़ फेंकिया करता है एक दूसरे का, नहीं दगड़ उछाड़ा करता, वो हो प्रस्तर युग, पत्थर युग। ठीक है। प्रारंभिक युग को प्रस्तर युग कहते हैं। राजस्थान में प्रस्तर युग के उपकरण, तो राजस्थान में प्रस्तर युग का उपकरण किया है, जी कुआड़ी मिली अपन पत्थर की, तो वो उपकरण हो गयो, पत्थर के बिंग टेम हो गयो, गंढासो मिल गयो, छुरो मिल गयो, ए चीजा जी वो पत्थर के टेम मिले लिए। राजस्थान में प्रस्तर युग के उपकरण मुख्यतः कहां प्राप्त हुए? ये अच्छा क्वेश्चन है। जैसे बनास नदी के क्षेत्र मिला है, गंभीरी मिला है, बेडच में मिला है, यानी उन नदियों के संगम पे ज्यादा मिले दक्षिण राजस्थान में पत्थरामी चीजा। ठीक है। प्रस्तर युग के बाद, बाद क्या है? बाद है, बाद में कांस्य युग आएगा, इसके बाद में लो युग आएगा। बस। धातुओं में सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग रहा? मानव ने सबसे पहले, मानव का पालतू पशु जो था वो हाउ गंडकड़ा था, और मानव ने सबसे पहले जो धातु खोजी थी उसका नाम था तांबा। ये दुनिया पित्तल थी, फिर हमने पित्तल बनाया, फिर सभ्य को आके सनी लियोनी ने बताया कि दुनिया पित्तल थी।
थे। ठीक है, राजस्थान में ताम्र सभ्यताओं के अवशेष कहां से मिलते हैं? तो ताम्र सभ्यताओं के अवशेष, बहुत अच्छा क्वेश्चन है टाप, क्या अच्छा है देखो, कालीबंगा याद रहे, जब गणेश्वर और आहड़। जब प्रश्न पूछा कि कहां से ताम्र सभ्यताओं के अवशेष नहीं मिलेंगे तो ए याद कर लिए, यहां गड़बड़ हो जाती है सभ्यताओं में, बाकी चीजें सब रट लेते हो आप। कालीबंगा, गणेश्वर और आहड़ से ताम्र सभ्यताओं के अवशेष मिले हैं। ठीक है, राजस्थान में ताम्र सभ्यताओं के, कालीबंगा के किनके निर्देशन में हुई? कालीबंगा के पहली पोतावर ए और बी पहली पोतावर, बीवी लाल बी के थापर, बीवी लाल बी के थापर, यानी बीवी थान लाल कर देगी, थप्पड़ मार मारे, बीवी लाल बी के थापर। कालीबंगा गद्य और पद दोनों शैलियों में मिलते हैं। कालीबंगा से डिटेल, कालीबंगा का ज्यादा डिटेल नहीं दिया गया, जो जो दिए गए वो प्रश्न मैंने सारे यहां लिख दिए, जो आपकी छठी क्लास की किताब में। कालीबंगा की खुदाई में कृषि भूमि के कौन से साक्ष्य मिले? तो यहां से प्राचीन समय में जुते हुए खेत के अवशेष मिले, सबको पता है जुते हुए खेत के। धूलकोट किसे कहते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, धूलकोट किसे कहते हैं? उदयपुर में जो आहड़ सभ्यता मिली है, आइडिया बेड़च नदी के किनारे आहड़ सभ्यता। इसी आहड़ सभ्यता नदी के किनारे दो टिल्ले दिखाई देते हैं, टिब्बा, जिसे स्थानीय लोग उस टिब्बे को धूलकोट कहते हैं। टिब्बो तो धूड़ी वह है, तो आहड़, धूलकोट आहड़ को बोलते हैं, आहड़ सभ्यता का ही दूसरा नाम है। कालीबंगा खुदाई में मिले अन्य सामग्री घड़ाई मिले काम है। कालीबंगा गाय के मुख वाला प्याला लिख लेना चाहिए, रट लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। तांबे को बैल मिले, कांस्य दर्पण मिले, हाथी दांत को कंगो मिले, मिट्टी के बर्तन मिले, मृद भांड, कांच की मणियां, खिलौने, घनी चीजा मिली। ए जगह मैं शब्द बोल दिया, यानी ये ब्रह्म वाक्य है, लिख लेना, यहां से प्रश्न पुटअप कर लेता है कई बार। ठीक है गुरुजी, आगे चलो। आहड़ सभ्यता के ताम्रवती के नाम से क्यों जाना जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्यों जाना जाता है? तांबे के औजार मिले, ताम्रवती नाम कटा, तो बात को लो को मिला तो लोहावती का डावर, सोनो मिला सोनावती का डावर, तो हम ताम्रवती कटा दियो। अब मैं 1 करोड़ पानी पी ली थे को तो नेको तो आपने कोई जरूरी को नहीं। चल घूंट पी के दारू को मिला पानी, घूंट पी के नाको लगा रहे ताबरो, हाँ। 2 घूंट प्याद देनी, नाहारम में ना सुकू मिलता है तेरे, मैं खाने में है जुम बराबर। आहड़ सभ्यता ताम्रवती। ठीक है, कौन सी शताब्दी में आहड़ सभ्यता को आघाटपुर के नाम से जाना जाता था? 10वीं और 11वीं शताब्दी में आघाटपुर नाम से बच्चों जानते थे। ठीक है, कालीबंगा खुदाई से प्राप्त सभ्यता कौन सी है? अरे कालीबंगा कौन सी है? कालीबंगा प्राप्त सभ्यता सिंधु सभ्यता का इसका, सरस्वती सभ्यता का इसका, घनाई नाम है कालीबंगा, तो है हड़प्पा सभ्यता का इसका, वही है। आहड़ सभ्यता से प्राप्त मकानों की स्थिति, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मकानों की दीवारें हैं, दीवार तो वही गुरुजी, पत्थर एवं मिट्टी से बनी हुई है, जिनकी छत बांस से है, छत बांस है, बांसड़ो लगाया करता, बांस ही होती छत, आ जाती यहाँ आरसीसी को डालता। ठीक है, आहड़ सभ्यता मकान बता दिए। आहड़ सभ्यता में किस प्रकार की फसल के साक्ष्य मिले? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा। आहड़ सभ्यता से चावल के अवशेष भी मिले हैं, और कालीबंगा से गेहूं और जौ के मिले, वो भी बढ़िया क्वालिटी को चावल है। और सिंधु घाटी में लोथल से चावल के अवशेष मिले, अच्छा क्वेश्चन है। धूलकोट के 1951-52 ईस्वी में हुए उत्खनन से प्राप्त अन्य सामग्री, गढ़ू धूलकोट, धूलकोट मतलब आहड़, तस्तरिया मिली है, दीपक मिला है, धूपदान मिली है, कटोरी मिला है, मटको मिले है, चूड़ी मिली है, 26 किस्म का तो मणिया मिले है, किस्म का 6 तांबे की मुद्राएं मिली है यहीं से, 3 मोहरा मिली है। ए जगह मैं शब्द बोले नहीं बे तामरो, ध्यान सुनना, क्योंकि यहां से वो घुमा फिरा कि ऐसा प्रश्न पूछेगा कि आप खुद ही घूम जाओगे। कल रे सूरज जी बोलियो तो अब मेरे याद को नहीं फिर के कहा। आहड़ संस्कृति से संबंधित सभ्यता है, आहड़ का आसपास है ना, बालाथल सभ्यता इसी से संबंधित है, जिसमें ताम्र पाषाण आहड़ संस्कृतियां, यानी आहड़ के नजदीक जो जो क्षेत्र आता है वो सारी आहड़ सभ्यता में आता है। जैसे सिंधु के नजदीक जो भी आता है, हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, अपना कालीबंगा है। वो बालाथल में कौन से अवशेष प्राप्त हुए? बहुत अच्छा क्वेश्चन। बालाथल के अंदर लोह काल का अवशेष मिला, लोह गलाने की भट्टी भी मिली, और भी कई चीजें मिली, कुछ रोग का अवशेष वगैरह, लेकिन वो चीज लिख कौन रखी है? जब आपने किए मन एक बार छोड़ जा, वो डिटेल जब आप हिस्ट्री पढ़ना बैठे वही है ऑनलाइन जो भी है।
बेराट के अतिरिक्त ऐसा कौन सा स्थान है जहां बुना हुआ वस्त्र प्राप्त हो? कितना शानदार क्वेश्चन है। बेराट के अलावा बालाथल है, यानी बाला जो है वो कपड़ा पहने, बालाथल, ठीक है, ये याद रख लिया। बाला के कुष्ठ रोग है, यानी कुष्ठ रोग के अवशेष भी यहीं से मिले हैं। बालाथल, बालाथल बेराट के बाद, बेराट से भी कपड़े के अवशेष मिले, सूती कपड़ा में लिपटी 36 मुद्रा मिली, और यहां से भी मिले हैं बच्चों। बाल से ये नहीं मिला, ठीक है। बालाथल में कमरे की स्थिति क्या है? बाला में बहुत सारा का कमरा है, यानी 11-12 कमरा है, यानी 11-12 कमरे का अवशेष मिला। वो तो ट्रिक जब बताएगा ना, ऑनलाइन पूरा पढ़ावा नहीं जब बताएगा, ठीक है। बालाथल से प्राप्त अन्य सामग्री, घनी सामग्री मिली, चकुड़ो मिले, कुहाड़ी मिली है, छेनी मिली है, कर्ण फूल मिले है, गले को हार मिले है, लटकन मिले है। ले गुरुजी बाला तो पूरी नखरेली, बिल्कुल सो के ये याद रखना तरीका है। बालाथल से प्राप्त अन्य, बालाथल में जीविका के साधन बिल्कुल जीणो मरणो किया, कृषि तो करीता, बस मैन कृषि हो, मिश्रित कृषि, और कृषि के साथ पशुपालन और शिकार भी ये लोग कराया करता, ठीक है। गणेश्वर सभ्यता में मिले उपकरण, क्या बात है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है इसमें, छठी क्लास भी कम नहीं है बच्चों। गणेश्वर सभ्यता में कई चीज मिले, देखो एक तो गणेश्वर सभ्यता में टावरो तांबे का मिले, ठीक है सर, बाण मिलियो है, छेनी मिली है, मछली पकड़ने को कांटो मिलियो है, उस तरह मिलियो है, अंगुड़ियां आदि भी मिली है, सॉरी अंगूठियां भी मिली है, अंगूठियां, तांबे को मछली पकड़ना को कांटो, आ चीज इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ ले। गणेश्वर सभ्यता ये वर्तमान में है नीम का थाना, वर्तमान में नीम को थाना ये पहली सीकर लिखता, लेकिन सीकर अब जिलो को रहे, अब जिल सॉरी सीकर जिलो रहे, लेकिन वो नीम का थाना जिलो बनी। गणेश्वर सभ्यता जो है वो नीम के थाने में, यहाँ जो है गंगा घाटी रिंग पल्लवित रूप हो, आसपास को थोड़ी बहुत नदियां अवशेष भी मिल जाए, ठीक है। आगे चलो, गणेश्वर सभ्यता में मिट्टी के 2 प्रकार के बर्तन मिले, कहां से? गणेश्वर सभ्यता, यहां से हड़प्पा और पूर्वी हड़का का हल्का लाल रंग का काला बर्तन मिले, पतले बर्तन मिले लाल रंग का, ध्यान रखियो वो लाल शब्द बोले वो याद रखना। लाल चिकनी मिट्टी को भी अवशेष मिले, मजबूत कलश है, प्यालो है, तसली है, ढकड़ी है, हांडी है, ये चीजा भी मिलेड़ी है। बैराट सभ्यता बहुत बढ़िया, अब आगे बढ़, मतलब हर सभ्यता की बंदे ने 2-2 बातें डाली है। कहां है? कोटपुतली बहरोड, पहले कहां था? जयपुर, बेराट कस्बे के अंदर है। यहां बिज्जक की पहाड़ी व भीम डूंगरी भी है, बिज्जक पहाड़ी और भीम डूंगरी, ठीक है सर। महाभारत में बेराट सभ्यता का उल्लेख किस प्रकार हुआ है? किसमें? महाभारत में। यहाँ मत्स्य जनपद थी, यहाँ का राजा विराट था, पांडवों ने अपना अज्ञातवास यही बिताया था, किच्चक को मारा था क्योंकि किच्चक ने द्रौपदी को छेड़ दिया था, द्रौपदी ने अपने पति को भड़काया, भीम को अगर जागे टेटू दबा दे, भीम ने किच्चक को मार दिया था। फिर वहां पता चला, वहां से फिर विराट का एक युद्ध हुआ था जिसमें अर्जुन विजय हुआ था, वो महाभारत में इस प्रकार इसका उल्लेख है, ठीक है सर। बेराट सभ्यता से प्राप्त स्तंभ लेख, बेराट सभ्यता से प्राप्त स्तंभ लेख, अशोक का 2 स्तंभ मिले, भाबरू और बेराट, बौद्ध मठ का जानकारी, बै से बेराट, बै से बौद्ध मठ, बै से भाबरू, याद रख। और भी सारा बै बनेट है, लेकिन अभी आपने किताब में 2 बातें लिखी था, दो ही पढ़ ले एक बार। मौर्य काल का प्रमुख केंद्र है, तो ध्यान रखियो बैराट ही मौर्य काल का प्रमुख केंद्र हा, और ओ पर्सन एग्जाम में पूछ लियो, छठी क्लास में उठायो बंदे, और लोग कंफ्यूज हो गया, यार मौर्य काल कट मिलेड़ा है, बैराट में मिलेड़ा है, क्यों? क्योंकि भाबरू शिलालेख जो अशोक कटे हुए है। बेराट सभ्यता से प्राप्त अन्य अवशेष, घनी चीजें, मेन चीज है यहां से 36 मुद्राएं मिली, आ चीज मेन है, बेराट 36 मुद्राएं मिली, 8 पंचमारक और 28 इंडो ग्रीक सिक्का है, मेन चीज आई लिखे नहीं। और क्या मिली है? और घनी चीजा मिली है, देखो क्या बताओ, गठू बैराट धार्मिक चीज मिली है, ठीक है। देखो और क्या चीज मिली है, और मिली है स्वस्तिक को चिन्ह, स्वस्तिक के वे साथियों, जो भी उल्टो एक्सुल्टो मन को साथियों, त्रिरत्न वो भी अठू मिली है, अलंकृत घड़े, अलंकृत घड़ेड़ा, दीपदान पूरा लिखे है, नाचता हुआ पक्षी, डांसिंग, पत्थर की संदूक, अब इसे प्रश्न पूछ ले, पत्थर की संदूक घट मिली था तो गोड़ो जी रट लियो, लोहे की कील और हाथ से बना हुआ वस्त्र,
ए जगह शब्द बोलिया नहीं मैं ऐसे रट ली, बहुत इंपॉर्टेंट है। 8 प्रश्न जब पूछे को नहीं गोड़ो जी था। अन्य सभ्यता के संस्कृति के केंद्र, बहुत अच्छी। भीलवाड़ा में एक तो है बागोर सभ्यता, एक है ओजियाना सभ्यता, ओजियाना बागोर। कोटपुतली बहरोड में एक जोधपुरा सभ्यता भी अब कोटपुतली बहरोड में आ गई है, जोधपुरा पहले जयपुर में थी। टोंक में नगर व रेंड सभ्यता, नगर व रेंड। चित्तौड़ में सबको पता है नगरी सभ्यता। राजसमंद में भी एक नाम दिया है यहाँ, ये तो गिलुंड है ही। गिलुंड सभ्यता कहां है, राजसमंद। और क्या है, पचमता, वो भी याद रखियो, नयो ही नाम है, ठीक है, किताब में डेढ़ है। भरतपुर में कौन सी सभ्यता है, नो सभ्यता, पक्षी चित्री तींट वो। और जालोर में कौन सी सभ्यता है, भीनमार। ए आपने याद कर लियो रो, ठीक है। आले जी 4 पाठ कंप्लीट। देखिए निराश नहीं होना है, हिम्मत बनाए रखनी है, एनर्जी बनाए रखनी है। आप भी चाय पानी पीते रहिए बीच बीच में, मैं भी पीता रहूंगा। और ऐसे करते करते बस कुछ दूर तुम चलोगे, कुछ दूर हम चलेंगे, और हमारा पाठ आ गया 5। हिम्मत बना के रखिए, ठीक। लो जी कर भी लो, पानी एनर्जी दे, ऑक्सीजन दे। आजादी से पूर्व सरकार का स्वरूप। आजादी पूर्व राजा महाराजाओं का शासन। तो राजा महाराजा की शब्दावली है का राजशाही शासन। रियासतों के जो शासक थे वो अपने मंत्रियों जागीरदारों की सहायता से संचालन करते थे। जैसे आज का मुख्यमंत्री जो है वो मंत्रियों की सहायता से, वही राजशाही है। वो राजा जो है वो जागीरदार मंत्रियों। फिर आयो है मंत्री। आज मंत्री की अलग बात है, बीटे मंत्री कौन हो तो इनकी नियुक्ति राजा खुद कर तो, जी आज कौन करे, आज मुख्यमंत्री करे, ठीक है। मंत्री जो है वो एक प्रकार को दीवानी हो, राजा समय समय पर मंत्रियों चर्चा कर तो, विचार विमर्श कर तो, जी आज को मुख्यमंत्री भी करेगा। तो भाई राजा कौन है, राजा एक राज्य की संपूर्ण शक्ति, यानी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री ही राजा है। सलाहकार और मंत्री पर सहयोग राज्य चलाओगो। बख्शी, मुख्य मीर बख्शी कौन है, बख्शी एक प्रकार को सेनापति हो तो मुगला के अंदर, यानी सेना का वेतन देने की जिम्मेदारी किसको सौंपी जाती थी, बख्शी को। खजांची, नाम ही बेरो पढ़न लाग रहे, वित्त मंत्री है, खजानो एक नहीं है। आमदनी का खर्च को संतुलन बनाए रखना हो काम वो इंगो यो। जागीरदार को के काम हो, कब 5 गांव में जागीरदार लागे तो जागीर की सुरक्षा करना जागीरदार है, तारानगर को जागीरदार। परगनो कौन है, परगनो भी एक प्रकार को छोटो क्षेत्रीय होया करतो, जे तारानगर ने परगनो बना दियो। जी पूरो राज्य परगना में होतो, जी राज्य आज जिला में, संभागा में, संभाग आज जिला में है। तो शांति व्यवस्था बनाए रखना परगना अधिकारी की जिम्मेवारी होती। ग्राम पंचायत राज्य की सबसे छोटा इकाई ग्राम पंचायत ही होया करती, बीटे प्रशासन पंचायत आधार पर चालतो। जागीरदार व्यवस्था, अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान मध्यकाल के संपूर्ण शासन तंत्र जो को बीच में राजा जागीरदारी व्यवस्था होती है, तारानगर जागीरदार हो गयो, फतेहपुर को हो गयो, चूरू को हो गयो, वो प्रशासनिक व्यवस्था कर दो। क्योंकि असमझता यहाँ से लिखने जरूरत को नहीं हुआ। राजस्थान के जागीरदार व्यवस्था, तो राजस्थान में जागीरदारी व्यवस्था ही रक्त संबंधी उसके आपका निकट संबंधी या नहीं बनाया करता। आजकल तो मुख्यमंत्री बना कौन सके, क्यों कौन बना सके कि लोग अलग अलग जातियां चुन के जाए, तो भी टाइम ज्यादा कुल की भावना होती, परिवार के सदस्य नहीं बनाता, प्रशासनिक और सैनिक व्यवस्था सौंपी जाती। जागीरदार किसे कहते हैं, जागीरदार कहते हैं राजा की मृत्यु के पश्चात जो बड़ा पुत्र बना दिया जाता था, वह अपने छोटे भाइयों को जीवन या पर कुछ चीजें दिया जाता कि भाईडा तू बा ले ले, बठो जागीरदार बन जा, तू बठो बन जा, तू बठो बन जा, बात पूरी, वो जागीरदार। जागीरदारी व्यवस्था की शुरुआत राजस्थान में राजपूत शासनकाल में ही शुरू हुई थी, ठीक है। रियासतें किसे कहा जाता था, तो रियासत के अंदर राजपूतों की विभिन्न शाखाओं जो थी, राजस्थान ने अपने राज्य स्थापित करता, जब राजा बैठ तो 19 रियासतें थी राजस्थान में। रियासतों की सुरक्षा व्यवस्था के संचालन के लिए शासकों की किस व्यवस्था की शुरुआत की, तो जागीर व्यवस्था करी। बिंगो जागीरदार तू, बिंगो तू, बिंगो तू। आज के करा के पुलिस व्यवस्था है। जागीरी व्यवस्था का स्वरूप, जागीरी व्यवस्था राजस्थान में रक्त संबंध पर ही पहली बताती हूं मैं। जागीरदारों की नियुक्ति का कार्य राजा खुद कर दो। राजा और जागीरदार के संबंध स्वामी और सेवक के न होकर किस पर आधारित होते थे, भाईचारा, सौहार्द, रक्त संबंध, एक प्रकार का बापजी बापजी कर भोकरता। मनसबदार बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक रेपो है, मुगलों के चली थी
और मुगलों के साथ जब राजपूतों की संधि हुई उसी समय चले किसी को 7,000 दिए गए। राजस्थान के कई लोगों को 7,000 की मनसबदारी थी, जैसे मान सिंह को थी, जसवंत सिंह को थी, सवाई जय सिंह को थी। एक प्रकार की रेपो है मुगल दरबार में, निम्नतम 10 और अधिकतम 10,000 की मनसबदारी हुआ करती थी। और अकबर के अंतिम समय में 12,000 हो गई थी। जहांगीर को 12,000 की मनसबदारी थी। शाहजहां के समय मनसबदारी घटा दी गई थी। सर्वाधिक हिंदू मनसबदार औरंगजेब के समय थे, हिंदुओं में सर्वाधिक मराठा थे, हिंदू 33% थे उसके। तो मैं एक्स्ट्रा बात बता दी था। जागीर पट्टे में किसका उल्लेख मिलता था? जागीर पट्टे में जागीरदारों को युद्ध शांति समय की भी सेवा ली जाती, मध्यकाल सेवा जो राजा इतनी बड़ा हाजिमान इतनी ठुमको मार गए, वह सारी चीजें लिखी जाती। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन कब समाप्त हो गया था? जब 1857 की क्रांति हुई उसके बाद। गवर्नर जनरल ब्रिटिश काल में केंद्र शासित में 11 प्रांत बना हुआ था और प्रत्येक प्रांत को क्यों तो एक गवर्नर होया करता, और भारत का गवर्नर जनरल के प्रति ही उत्तरदायी होता था। जैसे आज आप उत्तरदायी होता ना संविधान के प्रति, वैसे। भारत सरकार अधिनियम कब लागू किया गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 1935 लागू हुआ, लेकिन 37 में लागू हुआ, बने 1935 भारत सरकार थी। भारत का प्रथम वाइसराय किसे कहा जाता है? वही जो क्रांति के समय था, केनिंग, वो ही गवर्नर जनरल था, बाद में उसे वाइसराय बना दिया गया। कौन? केनिंग, 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 केनिंग। गृह विभाग के सभी कानून गवर्नर जनरल द्वारा नए बनाकर किसके द्वारा बनाए जाते थे? तो संघीय कार्यपालिका द्वारा बनाया जाता। राजस्थान के प्रथम विधानसभा चुनाव को मैं पता नहीं कितनी बार ये प्रश्न आ गया यार, कितनी बार बताऊं मैं, था नहीं इतनी बार आ गया, 1952। ठीक है। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री बने, प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल। 5वां पाठ पूरो, इतनी बात ही पूरो, बस तुम साथ दो मैं सब पूरा कर दूंगा, चिंता करने की जरूरत को नहीं है। पाठ टाबरो आ गयो छठो, बहुत अच्छा पाठ, क्योंकि भौतिक स्वरूप है। ये भौतिक प्रदेश बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि मुख्य भौतिक प्रदेश जो है वो ये तो हो गया मरुस्थल, ये बीच में अरावली, बीच में पूर्व का मैदान और फिर हाड़ौती। ये नाम थोड़े से ध्यान रखना क्योंकि बहुत पढ़ चुके हो, कोई बड़ी बात नहीं है। विश्व की प्राचीनतम पर्वतमालाओं में से सबसे प्रमुख कौन सी है? तो आपरली है, अरावली। सबसे नया पर्वत हिमालय, सबसे प्राचीन पर्वत अरावली। वाह सर, वाह क्या बात है। राजस्थान का मध्यवर्ती भाग है वो अरावली है। सैन्य बेरो टाबर नहीं बेरो है, छठी क्लास है। राजस्थान का पश्चिमी भाग, अरे पश्चिमी भाग किन बेरो कौन जा? मरुस्थल। राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी भाग है वो हाड़ौती को पठार है, दक्षिण पूर्वी हाड़ौती को पठार। भू संरचना के आधार पर राजस्थान के 4 प्रमुख भागों में विभाजित किए, चारों का नाम मैं बता दिया। इनमें थार है, बिंगवाद अरावली है, बिंगवाद पूर्व मैदान है, फिर हाड़ौती है। थार मरुस्थल स्थित है राजस्थान के पश्चिमी भाग में स्थित है। अरावली के इली साइड में, पश्चिमी साइड में। थारगढ़ मरुस्थल में कितना जिला है? लगभग 19 जिले आते हैं लगभग, और भाग कितना हुआ? 61%। इतना प्रतिशत भागा वो याद रखिए। थार के मरुस्थल की जनसंख्या राज्य की 40% जनसंख्या, यानी 60-40, पूरा 100 लगभग 61-40 है, तो 100 क्यों। विश्व का सबसे धनी मरुस्थल आपरलोई है, क्योंकि विश्व एकमात्र मरुस्थल जिसमें जनसंख्या पाईता हिम्मतियां भाई जी, बाकी कोई हिम्मती नहीं है। अरावली पर्वतमाला राजस्थान के कितने भागों में विभाजित करती है? अरावली पर्वतमाला पूर्वी और पश्चिमी 2 भागों में विभाजित करे। सैन्य बेरे बीच में आधो इन्नो राजस्थान, आधो इन्नो। महामरुस्थल किसे कहते हैं? अरे भाई जैसलमेर, बेडवान, बीकानेर को जो स्थित जो मरुस्थल है मेन एकदम मरुस्थल जो है वो जैसलमेर और बीकानेर बाड़मेर में ही है, बिनी महामरुस्थल कह दे बस। डेजर्ट। बालू का स्तूप किसे कहते हैं? यार किन कौन बेरो, बालू मतलब रेत है। मरुस्थल में रेतीली मिट्टी जी को रेत का जगह बड़ा बड़ा टिब्बा है, आज उतार नहीं देख मेरे का जी मैं दिखा दूंगा। हवा के साथ एक स्थान दूसरे स्थान पर जिन्हें बालू का स्तूप कहे, या फिर धरती धोरारी। कन्हैयालाल जी सेठिया आ तो सुरगा में जावे पर देवरण में आवे, इरो जस नर और नारी गावे, और गुरु शिखर की ऊंचाई के प्रश्न पूछे यार। 1727 या 1722 देड़ी है राजस्थान अध्ययन की क्लास छठी में। अरावली पर्वत ल्यो, ओ ओ ओ यो अरावली, यो दिशा कौन सी हो गई? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। कितना प्रतिशत भाग है? 9। बस इतनी बात लिखेड़ी है, बाकी अरावली बहुत बड़ा चैप्टर है, 2 दिन लगाऊं मैं अरावली भौतिक प्रदेश। अरावली पर्वतमाला की स्थिति किन कौन बेरोजिया? अरावली की है पालनपुर में आओगी, खेड़ब्रमा में आओगी, खेड़ब्रमा में लेके दिल्ली रायसीन तक 692 किलोमीटर, बस इतनी बात लिखेड़ी है। इधर से आएगी
खेड़बरमा, दिल्ली, पालनपुर 692। बोलो अरावली की सबसे ऊंची चोटी ले किन कौन बेरो जी, किन कौन बेरो, अरे गुरुजी से ऊंचा है गुरु शिखर। राजस्थान की जीवन रेखा, अरावली पर्वतमाला मानसून ने रोकेगी, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में वर्षा करती है, इसलिए राजस्थान में इसे जीवन रेखा कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनने अगर बारिश नहीं होने दे रही है तो इनने होने भी तो दे रही है। इसके दोनों फायदे पॉजिटिव और नेगेटिव अरावली के, ठीक है। गुरु शिखर की स्थिति, गुरु शिखर सिरोही जिले के माउंट आबू के ऊपर, सिरोही जिले के माउंट आबू पर, ठीक है। पूर्वी मैदान का विस्तार, अरे पूर्वी मैदान राजस्थान के लगभग 23% भाग पर है। कौन सो वो कितो है 61 है, अरावली कितो है 9 है, वो कितो है 23%, बाकी बचे उस पहाड़ी पठार। और राज्य की जनसंख्या इसमें भी 40% है और इसमें भी 40% है, अरावली में तो 9-10% है। माही का मैदान, माही माही मैंने छल्ला माही माही, माई नदी जो की है वह राजस्थान के दक्षिणी भाग में है, डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र के अंदर है। माई वह उसकी सहायक नदियां डिलीट नहीं हो जा मेरे को बक्की दो यार, तो पास बहुत रमानो जी टाबरो। राजस्थान का सबसे उपजाऊ क्षेत्र 56 का मैदान, माई यारो को क्षेत्र है नहीं बिनी 56 को मैदान बोले, 56 गांव नदी नालों समूह है तो डूंगरपुर बांसवाड़ा। राजस्थान का सबसे उपजाऊ प्रदेश बताओ भी उपजाऊ कौन सा है? राजस्थान का सबसे उपजाऊ पूर्वी का भाग, जहां चंबल है, बनास है, बाणगंगा है, वह उसकी सहायक नदियां हैं, इसलिए पूर्वी भाग है, ठीक है। फिर क्या हाड़ौती को पठार, अरे भाई हाड़ौती को पठार, हाड़ौती हाड़ावंश के चौहाना के कारण वजह पड़ेगा, हाड़ौती कोटा बूंदी बारा झालावाड़। दक्षिणी पूर्वी पठार, दक्षिणी पूर्वी पठार ये राज्य के लगभग 7% भाग पर है, दक्षिणी पूर्वी हो गया काम को, यानी 61, 9, 23, 7। उत्खात भूमि किसे कहा जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उत्खात बीहड़ भूमि, चंबल नदी के आसपास कोटा धौलपुर नाड़ी का प्रदन के कारण वह बड़ा बड़ा खड्डा बन गया, नहीं बिनी बोले, जिसे बीहड़ भूमि कहा जाता है। बीहड़ में तो बागी रहते हैं, ठीक है। आज दक्षिणी पूर्वी के पठार की मृदा, अरे दक्षिणी मतलब कोटा, कोटा मतलब काली मिट्टी, काली मिट्टी मतलब समझ गया काला बर्तन, ब्लैक पोटरी, ठीक है। राज्य के अन्य प्रमुख पठार, आबू व उड़िया पठार, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई जी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कटे है सिरोही में, दूसरा ऊंचा पठार है उड़िया। मेसा व उपरमाल का पठार और ही जोर को प्रश्न है, चित्तौड़गढ़ है। मेसा का पठार कहाँ है? चित्तौड़गढ़ है। बोराट को पठार गठ है राजसमंद में और उदयपुर में। लसाड़िया को पठार गठ है उदयपुर और प्रतापगढ़ में, उदयपुर प्रतापगढ़। ए तो टाबरो रट्टी लीजिए, ठीक है, ठीक है गुरु। अरे राजस्थान की जलवायु मानसून की सी जलवायु है, राजस्थान की उष्ण और उपोष्ण सी जलवायु है। ऋतु राजस्थान में मुख्य 3 ऋतुएं हैं। राजस्थान की जलवायु की स्थितियां कैसी है? तो राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति जो की है, जलवायु कई चीज प्रभाव करे, समुद्र दूरी है, अक्षांशीय विस्तार है, प्रदेश की स्थिति है, ऊंचाई है, इन प्रकार 5 प्रकार की जलवायु बांटे हुए राजस्थान में। तो 593 शुष्क है, अर्ध शुष्क है, अति आर्द्र है, आर्द्र है, उप आर्द्र है, 5 प्रकार की। तो शुष्क एवं अर्ध शुष्क मरुस्थलीय जलवायु तो 94 शुष्क है, मरुस्थल में ही बहेगी, 61% भाग पर आई है। उप आर्द्र जलवायु जिसको पूरा बहुत अच्छे से मैंने ज्योग्राफी में करवा रखा है, आप वो वीडियो भी देख सकते हो, जलवायु वाला अच्छा टॉपिक है, थोड़ा समझने वाला टॉपिक है। अरावली के पूर्व में जयपुर उत्तरी भाग जो है वो उप आर्द्र का आंध्र लगभग अरावली। आर्द्र कौन सी है? जहां ठीक ठाक बारिश होती है, सवाई माधोपुर से लेके उदयपुर तक का जो पूर्वी मैदान हो वो आर्द्र में आता है। अति का मतलब भयंकर, महाराष्ट्र में भयंकर बारिश होती है, डूंगरपुर बांसवाड़ा झालावाड़, जहां वर्षा जो है वो लगभग 100 सेंटीमीटर ज्यादा, वो है अति आर्द्र के अंदर, ठीक है। जलवायु की औसत अवस्थाओं के आधार पर कौन सा राज्य भारत के अन्य प्रदेशों की तुलना में अधिक शुष्क है? मैं या भाई जी राजस्थानी है। ग्रीष्म ऋतु का तापमान, तो भाई ग्रीष्म ऋतु को तापमान विभिन्न क्षेत्रों ग्रीष्म ऋतु को तापमान न्यारो न्यारो वेगो 340 डिग्री सेंटीग्रेड वेगो, ठीक है। क्या टाइम हो गया? 1 घंटा हो गया है, ठीक है। बता दें आपको, चिंता ना करो, 11:30 हो गए, ठीक है। 40 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड वाले जिले और तेरी पश्चिमी राजस्थान का जैसलमेर है, बाड़मेर है और बीकानेर है, इन आसपास का जो क्षेत्र है वो है। भारत के अत्यधिक गर्म प्रदेश, भारत को अत्यधिक गर्म प्रदेश में यहाँ थारा। राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान, सबने बेरोयर है, सबने माउंट आबू है, ऊंचाई पर है, वो ठंडो है। लू घनी चालेगी, मारे थे आज ये लू ही लू चालेगी, गर्म हवाएं चलती है जिन्हें लू कहा जाता है।
सिली सिली होंदी हवा पर सगला गाना बनाए पर लू लू आंती हवा पर कोई को बनाए। वर्षा ऋतु समझियो राज्य 90-95% जगह वर्षा बाद जुलाई और सितंबर के बीच में होगी। कौन से मानसून के कारण राजस्थान में वर्षा होती है? तो सारा ने बेरा बंगाल की खाड़ी अरब सागर दोनों में समझ ज्यादा जो है वो बंगाल की खाड़ी अरब में, ठीक है। राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र की अधिकांश वर्षा कौन से मानसून से होती है? तो पूर्वी क्षेत्र बंगाली खाड़ी और मानसून पूर्व में। राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र की अधिकांश वर्षा कौन से मानसून से होती है? तो अरब सागर में। दक्षिण में तो इल्लो आ जा इन अरब है और इन जो वो बंगाली की खाड़ी है, तो याद रहे थारा और पूरा वीडियो देखो समझ बाची। पश्चिमी राजस्थान का तापमान, तो पश्चिमी राजस्थान में रेत तो अत्यधिक ठंडा चाल है जिससे तापमान कई बार तो डाउन आ जाए, कई बार बहुत चकी जाए। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला तथा सबसे अधिक आर्द्र जिला कौन सा है? सबसे ज्यादा बारिश और आर्द्र झालावाड़ के अंदर। कम वर्षा जैसलमेर। राजस्थान की सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान माउंट आबू, ठीक है। माउंट क्या है? पश्चिमी विक्षोभ होने वाली वर्षा को माउंट कहा जाता है। चने की फसल के लिए उपयोगी है। पश्चिमी राजस्थान के अंदर हुए जो भूमध्य सागर से उठ के आने वाली हवाएं हैं। राजस्थान के पश्चिमी भाग में बार बार वर्षा क्यों होती है? क्योंकि वर्षा की अनियमितता है और क्यों होगी? काल किसे बोलते हैं? जब खाने की कोई मिले कोई काल है, पशु पक्षी से मरन ला कोई काल है। मानसूनी हवाएं क्या है? सब जानते हैं, ऋतु के अनुसार जो हवाएं चलती है वो मानसूनी हवाएं हैं। अपर्दन क्या है? एक जगह से दूसरी जगह जाना, जैसे आपकी गर्लफ्रेंड किसी और के पास चले जाए वो गर्लफ्रेंड का अपर्दन हो गया। वैसे जल और वायु मरता चली जा, बिन जल चले जा जल अपर्दन, वायु चले जा वायु अपर्दन और मिट्टी चली जा मिट्टी अपर्दन। मरुस्थलीकरण किसे कहते हैं? यानी भौतिक मानवीय कार्यों को उपजाऊ की भूमि है वह धीरे धीरे बंजर होगी, थारो खेत धीरे धीरे बंजर हो गया, इसका मतलब मरुस्थलीकरण हो गया। बीहड़ क्या है? बीहड़ उत्खात का खाडा है बन बोले नदी के कटाव। समवर्षा रेखा वही वर्षा रेखा जो समान वर्षों स्थानों को जोड़ती है उसे समवर्षा कहते हैं। नेक्स्ट 7 एक